पिछली क्लास में हमने मेज़रमेंट ऑफ लेंथ इस टॉपिक पर काफ़ी सारे डिस्कशन किए, ठीक है, जिसमें हमने वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज दो इंस्ट्रूमेंट्स के पिच, लिस्ट काउंट, उनसे मेज़रमेंट कैसे करते हैं और उनके जीरो एरर्स, इन सब चीज़ों की डिस्कशन की थी, ठीक है। अब आज के क्लास में हम लोग मेज़रमेंट ऑफ टाइम इसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। टाइम पहले होता क्या है ये जानना ज़रूरी है, व्हाट इज़ टाइम, है ना। हालांकि इसको मैंने पहले भी आपको बताया है, टाइम इज़ द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट, ठीक है ना। टाइम का मतलब ये होगा कि कोई भी दो इवेंट के बीच में जो इंटरवल है उसी को हम लोग कहते हैं टाइम। जैसे ये क्लास शुरू हो रहा है, ये एक इवेंट हो गया, और क्लास एंड होगा, वो दूसरा इवेंट हो गया। अब इसके बीच का जो ड्यूरेशन है, जो इंटरवल है, इसी को हम लोग कहते हैं टाइम, ठीक है। तो इसको डिफाइन भी कर लेते हैं, टाइम द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स इज कॉल्ड टाइम, ठीक है। और ये जो क्वांटिटी है टाइम, इसको हम लोग मेजर करते हैं सिंपल पेंडुलम से। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर टाइम, ठीक है। तो टाइम इज measured by a simple pendulum, ठीक है। ये सिंपल पेंडुलम का फिगर यहां मैंने बना रखा है, ठीक है। इट इज सिंपल पेंडुलम। अब जो सिंपल पेंडुलम है उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम देखें कि वो कैसे बना हुआ है और कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो जो सिंपल पेंडुलम है इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक है स्ट्रिंग या फिर वायर भी यूज कर लिया जाता है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इस बॉब तक, ठीक है। और दूसरा हमारा है बॉब, ठीक है। दो कंपोनेंट्स इसमें हैं। ये जो दिख रहा है बी और सी जो इंडिकेट किया गया है, ये इसके पोजीशंस हैं कि ऐसे आपका बॉब है तो ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया। तो ये जो दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं उसको रिप्रेजेंट किया गया है बी और सी से। दे आर ओनली द एक्सट्रीम पोजीशंस ऑफ बॉब, ठीक है। और ये ए क्या है, मीन पोजीशन है, ठीक है ना। जो स्ट्रिंग होता है, आइडियली इसको अगर बताया जाए कि आइडियल केस में जो आइडियल पेंडुलम होगा उसमें जो स्ट्रिंग होगा वो कैसा होगा, तो इट शुड बी वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। वेटलेस मतलब उसका कोई वेट ना हो। अब आइडियल केस में ये पॉसिबल है, अगर रियल केस में हम बात करें, ठीक है, तो ऐसा कोई भी स्ट्रिंग नहीं हो सकता है जिसका वेट ना हो, है ना। लेकिन आइडियली अगर हम लोग कहें कि आइडियल पेंडुलम की बात करें तो स्ट्रिंग वेटलेस होना चाहिए और इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब उसके लेंथ में कोई वेरिएशन ना होता हो। ऐसा नहीं कि बॉब हैंग करने से उसका लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज कर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, आइडियल केस में। बॉब क्या है, इट इज जनरली ए मेटालिक स्फीयर, ठीक है। ये मेटल का एक गोला होता है, जनरली ब्रास का यूज किया जाता है। ब्रास एक एलॉय है, उसका स्फीयर बॉब के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हम इस सिंपल पेंडुलम के स्ट्रक्चर को जान लिए।
और दूसरी खासियत क्या है कि ये जो बॉब होता है इट ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन, दैट इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ बॉब। ये जो बॉब है, ऑसिलेट का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। मतलब ये है, ऑसिलेशन का मतलब ये हो गया कि ये जो बॉब है ये मीन पोजीशन हो गया, ठीक है। यहाँ से ऐसे जाता है, ये हो गया, फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे। तो ये जो कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन है इसी को हम लोग कहते हैं ऑसिलेशन। यानी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पॉइंट बी की तरफ, फिर बी से मीन पोजीशन होते हुए एक्सट्रीम पॉइंट सी की तरफ, और सी से फिर मीन पोजीशन ए की तरफ। तो ये जो एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन है इसी को हम लोग कहते हैं ऑसिलेशन, ठीक है। ऑसिलेशन इज वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए पेंडुलम अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। कि पेंडुलम के बॉब का अपने मीन पोजीशन के दोनों तरफ एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग कहते हैं ऑसिलेशन, ठीक है। अच्छा, तो ये जो हमारा बॉब है ये मीन पोजीशन की दोनों तरफ ऑसिलेट करता है, ठीक है। दूसरा एक और चीज स्ट्रिंग के बारे में हम लोग को जानना होगा कि अगर हम लोग कहें कि ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और यहां से लेकर के बॉब तक का इसका लेंथ है कैपिटल एल, ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इस पेंडुलम का जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो क्या होगा, तो उसमें स्ट्रिंग के लेंथ के साथ साथ इस बॉब के रेडियस को भी हम लोग ऐड करते हैं। यानी रेडियस को अगर हम लोग आर से रिप्रेजेंट करें तो ये जो इफेक्टिव लेंथ है स्मॉल एल, इट इज इक्वल टू कैपिटल एल प्लस आर। कैपिटल एल क्या है, स्ट्रिंग का लेंथ है, और स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ द बॉब, ठीक है। दो चीज समझ में आ रहा है आपको कि ऑसिलेशन क्या है, तो बॉब का टू एंड फ्रो मोशन इसी को हम लोग कहते हैं ऑसिलेशन। वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉब कॉन्स्टिट्यूट्स वन कंप्लीट ऑसिलेशन। यानी एक टू और एक फ्रो मोशन कंप्लीटली कंसीडर किया जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे वन ऑसिलेशन। दूसरी बात मैंने कहा कि पेंडुलम का इफेक्टिव लेंथ स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर नहीं होता है, स्ट्रिंग के लेंथ से ज़्यादा होता है, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ में स्ट्रिंग का लेंथ और बॉब का रेडियस दोनों ऐड किया जाता है, ठीक है। और यही जो सिस्टम है इसी को हम लोग कहते हैं सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अब सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जैसे टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, इन सारे टर्म्स को भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट वन इज ऑसिलेशन। व्हाट इज ऑसिलेशन? द कंप्लीट टू एंड फ्रो motion of a pendulum constitutes one complete oscillation। ठीक है, जैसा अभी मैंने बताया कि बॉब अपने मीन पोजीशन, ये सपोज कर लीजिए मीन पोजीशन है, तो यहाँ से ये एक्सट्रीम तक गया, फिर एक्सट्रीम से मीन पोजीशन होते हुए दूसरे तरफ एक्सट्रीम पर गया, फिर वापस मीन पोजीशन पे आया। ये कंप्लीट सेट जो हुआ टू एंड फ्रो मोशन का, इसी को हम लोग कहते हैं वन ऑसिलेशन। ठीक है, दूसरा
टर्म है टाइम पीरियड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन बाई ए पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में पेंडुलम को जितना समय लगता है उसी को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। तो इसका यूनिट क्या होगा? सेकेंड होगा। इट्स यूनिट इज सेकेंड, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तीसरा टर्म है फ्रीक्वेंसी। एक चीज और मैं यहां बता दूं आपको, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस carried by a pendulum in 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट होते हैं, यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो ये नंबर है, इसका मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1 सेकेंड लिखा गया है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय टाइम टेकन हम लोग करेंगे, इसीलिए इसका यूनिट हो जाएगा सेकेंड इनवर्स या पर सेकेंड। ठीक है, तो एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है पेंडुलम, उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इट्स यूनिट इज सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टाइम पीरियड। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा? सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। टाइम पीरियड क्या है कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में पेंडुलम को कितना टाइम लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। जबकि फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस होते हैं, जस्ट अपोजिट बात है कि एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एम्पलीट्यूड। ठीक है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ pendulum from its mean position is called amplitude। ठीक है, यानी कि ये मीन पोजीशन हो गया, तो यहां से इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से क्या हुआ? टू एंड फ्रो मोशन है, तो दोनों साइड में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंडुलम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, और एक टर्म है जो अभी मैंने बताया आपको, इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉब। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? स्फीयर के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका सेंटर ही होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है मैं आपको बता दूं थोड़ा शॉर्ट में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ बॉडी इज सपोज टू एक्ट। ठीक है, ये जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट यही है कि पूरे बॉडी में ऐसा पॉइंट जहां पर उसका टोटल वेट एक्ट करता है। ठीक है, रेगुलर बॉडी के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर ही होता है, लेकिन इरेगुलर बॉडी है तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर भी हो सकता है। ठीक है, आगे हम लोग हायर क्लासेस में उसको जानेंगे, लेकिन यहाँ सिंपली आप समझ जाइए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहाँ पर बॉडी का सारा वेट एक्ट करता है।
ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी जहां पर टोटल वेट ऑफ बॉडी एक्ट्स एट ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। स्फीयर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो उसका जो सेंटर होता है वही उसका पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो इफेक्टिव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉब। इट मीन्स इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ बॉब, जो मैंने यहाँ लिखा है स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल प्लस आर। कैपिटल एल मैंने क्या सपोज किया है, स्ट्रिंग का लेंथ, और स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ द बॉब। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि पेंडुलम से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म मैंने अभी बताया क्या है, टाइम पीरियड है। तो हमको ये जानना होगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसके टाइम पीरियड को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर होता है इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, और रिलेशनशिप क्या है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, या हम कहें इफ L1 and L2 are the effective lengths of two different simple pendulum having time periods T1 and T2, then T1 is proportional to square root of L1 or T1 is equal to constant K into square root L1। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के फॉर्म में इसको यूज किया गया है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरह से सिमिलरली T2 इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ L2 और T2 इज इक्वल टू K इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L2। दिस इज इक्वेशन 2। When we consider equation 1 and equation 2 together, then we get T1 upon T2 is equal to K into square root of L1 upon K into square root of L2, or we get T1 by T2 is equal to square root of L1 by L2. This is the relationship between effective length and time period of pendulum. ठीक है, ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो पहला फैक्टर आपने देख लिया कि किसी भी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है इफेक्टिव लेंथ से कैसे रिलेटेड है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये पहला फैक्टर है। ठीक, और ये रिलेशनशिप भी हम लोग डिराइव कर लिए, T1 बाई T2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट L1 बाई L2। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा फैक्टर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उस पर भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए उसको देखें। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ टाइम पीरियड का जो रिलेशनशिप है, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम लोग सपोज करें इफ
G1 and G2 are the value of acceleration due to gravity at 2 points, 2 places लिख दे रहा हूं, where the time periods are T1 and T2 रेस्पेक्टिवली। मतलब एक ही सिंपल पेंडुलम को दो जगह पर ले गया गया और वहां पर उनका टाइम पीरियड कैलकुलेट किया गया। पहले जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G1 था, तब उसका टाइम पीरियड T1 था, और दूसरे जगह पर जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G2 था तब उसका टाइम पीरियड T2 था। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, T1 इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ G1 एंड T2 इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ G2। देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो G2 ऊपर हो जाएगा, G1 नीचे हो जाएगा। उसी तरह से जैसे अभी मैंने बताया आपको पिछले केस के लिए, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा करके सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, T1 बाई T2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ G2 बाई G1। ठीक है, दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अच्छा एक ऐसा रिलेशनशिप हमको चाहिए जिसमें हम टाइम पीरियड को इफेक्टिव लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के साथ कोरिलेट कर सकें। ठीक है, तो जब हम दोनों के इफेक्ट को एक साथ कंसीडर करते हैं, यानी दोनों जो फैक्टर्स हैं उसको एक साथ कंसीडर करते हैं, तो हमको एक ऐसा इक्वेशन मिल जाएगा जो दोनों ही फैक्टर्स को एक साथ रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो चलिए उस फैक्टर को जान लें और उस इक्वेशन को हम लोग डिराइव कर लें। ठीक है, वी हैव T is proportional to square root of L, equation 1, and T is proportional to 1 by square root of G, या आप कह सकते हैं T is inversely proportional to square root of G. This is equation 2. From equation 1 and 2 we can write T is proportional to square root of L upon G, और T is equal to 2 pi under root L upon G, where 2 pi is equal to proportionality constant। ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है जो एक्सपेरिमेंटली पता किया गया है। ये आपका फाइनल इक्वेशन हो गया जिसमें टाइम पीरियड का रिलेशनशिप इफेक्टिव लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 इक्वेशन आपको बताए। पहला T1 बाई T2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट L1 बाई L2, एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा क्या है, T1 बाई T2 इज इक्वल टू T1 है ये, T1 बाई T2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ G2 बाई G1, और ये हमारा सबसे बढ़िया फॉर्म है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, नॉट L1, L अपॉन G। तो ये 3 हमारे इक्वेशन हो गए जिस पर बेस्ड हम लोग को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड, व्हाट इज सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम क्या होता है, तो ये बहुत ही यूनिक है। द पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड इज कॉल्ड सेकेंड्स पेंडुलम। ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंड्स पेंडुलम। ठीक है, तो मैं डिफाइन कर देता हूं सेकेंड्स पेंडुलम। द पेंडुलम whose time period is 2 seconds is called seconds pendulum।
ठीक है, मतलब ये हुआ कि इसके लिए टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होता है, 2 सेकेंड होता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है या 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, तो L का वैल्यू क्या होगा, इसको आप दोनों में निकालिएगा, मीटर में और सेंटीमीटर में। सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। पाई का वैल्यू कितना रखना है, 22/7। जी का वैल्यू मैंने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में भी दिया है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में भी दिया है, और आपको टाइम पीरियड का वैल्यू पता है 2 सेकेंड, तो L का वैल्यू आपको निकालना है, L इज इक्वल टू वाट, और दो आंसर आपको रिप्रेजेंट करना है, एक सेंटीमीटर में और दूसरा मीटर में। ठीक है, तो ये एक वर्क मैं आपको दे रहा हूँ कि सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड तो 2 सेकेंड होता है, लेकिन इसका इफेक्टिव लेंथ कितना होता है, इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करके उसको प्रिडिक्ट करेंगे। व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। ठीक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात और यहां पर हम लोग को जान लेना चाहिए कि इस फॉर्मूला में देखिए कहीं मास नहीं आ रहा है, इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉब। बॉब चाहे जितना भी आप हैवी ले लीजिए, उससे टाइम पीरियड में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉब। ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूला में कहीं पर भी मास नहीं आ रहा है। ठीक है, एम्पलीट्यूड भी नहीं आ रहा है, तो उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको ये जानना है इस फॉर्मूला को कैसे यूज करना है, ये आपके लिए मैंने एक्सरसाइज दिया है, इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करना है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लीजिएगा, सॉल्व करके इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करिएगा कि अगर हम लोग को सेकेंड्स पेंडुलम बनाना है तो इफेक्टिव लेंथ क्या होना चाहिए हमारे पेंडुलम का। ठीक है, ये आपका वर्क हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। थैंक यू।